कि युग बदल रहा था, तो धर्म आधारित जो राज व्यवस्था थी उसका खात्मा अंग्रेजों ने किया और एक कानून का राज कायम करने की कोशिश की। तो यहाँ पे एक युग बदला, तो इसमें बहुत सारे सामाजिक और आर्थिक बदलाव हो गए और राजाशाही का जो संविधान था वो मनुस्मृति था। ये बहुत ही महत्वपूर्ण तथ्य है। इस समय था जब इस समय बदलावों का भी टकराव चल रहा था। उसी समय हम अगले वीडियो में कवर करेंगे। इसी समय दूसरा धार्मिक आंदोलन, धार्मिक सुधार आंदोलन, समाज सुधार आंदोलन ये चल रहा था। हम इस वीडियो का जो महत्वपूर्ण जानकारी है उसकी चर्चा साथ ही शुरू करते हैं। 1857 की क्रांति के बाद हमारे देश में जो राजाशाही व्यवस्था थी वो खत्म हुई। क्राउन का शासन व्यवस्था 1858 से शुरू हुई। राजाशाही व्यवस्था खत्म हुई मैं बात करूं तो इसका अर्थ ये नहीं है कि राजाओं को खत्म नहीं किया था अंग्रेजों ने। राजाओं का उपयोग उन्होंने 1947 तक किया। 1947 में राजाशाही जो व्यवस्था थी, रियासतें थी, वो खत्म हुई। मगर राजाशाही राजाओं की जो असल व्यवस्था थी जो 1857 के आंदोलन के पहले थी, राजाओं के अपने स्वतंत्र साम्राज्य थे, उनको सबको खत्म अंग्रेजों ने किया था। ये हमको ध्यान रखना है। जहां भी मैं इस बात का बोलूं कि राजाशाही व्यवस्था खत्म की, उससे मेरा तात्पर्य होगा कि जो ये व्यवस्था, जो स्वतंत्र व्यवस्थाएं चल रही थी, उसको खत्म करके अंग्रेजों ने एक नई व्यवस्था कायम की, तो उसको खत्म किया। इसी को मैं राजाशाही व्यवस्था भी बोल रहा हूँ। इस पूरे वीडियो में जहां जहां तक भी बोलूंगा तो इसको ध्यान रखना है। राजाशाही व्यवस्था भी धर्म आधारित राजाशाही व्यवस्था थी। अलग अलग धर्मों की राजाशाही व्यवस्था थी। मुगल इस्लाम धर्म की थी, शिवाजी और बाकी हिंदू धर्म की व्यवस्था थी, और सिख था, उनका सिख धर्म से जुड़ा हुआ एक राज व्यवस्था था। तो हमको ध्यान रखना है कि धर्म आधारित राज व्यवस्था थी। तो इस राज व्यवस्था, राजाओं की राज व्यवस्था बदल के कानून की राज व्यवस्था चालू हुई। इसका मतलब ये था कि ये युग बदला, यहाँ से युग बदला, ये हमको ध्यान रखना है। इसके बाद साथियों, ये जो धर्मनिरपेक्ष की अवधारणा है उसका बीज यहाँ से बोया गया, और यहाँ से जो रानी विक्टोरिया ने 1858 में घोषणा की थी उसमें ये कहा था कि हम आपके जो भी रीति रिवाज है उसके बारे में कोई हस्तक्षेप नहीं करेंगे। धार्मिक विचार हैं, विश्वास है, पूजा की पद्धतियां हैं, इन सब पे हम कोई हस्तक्षेप नहीं करेंगे। सब लोग अपने अपने हिसाब से करो। तो हिंदू अपने हिसाब से कर रहे थे, इस्लाम वाले अपने हिसाब से कर रहे थे, सिख धर्म वाले अपने हिसाब से कर रहे थे, और 1813 में ईसाई हमारे देश में आ गए थे, तो ईसाई अपने हिसाब से अपनी व्यवस्था चला रहे थे। अंग्रेजों ने धार्मिक कार्य अलग और राजसत्ता और राजनीतिक कार्य अलग, ये बीज अंग्रेजों ने डाला था। ये बहुत ही महत्वपूर्ण तथ्य है जिसको ध्यान रखना। ये हमारी देश की बुनियाद थी, दूसरी बुनियाद थी। दूसरा साथियों, जो धार्मिक पक्ष था उस पर जब भी उन्होंने हस्तक्षेप किया, खास तौर से जो ब्राह्मणवादी दर्शन और मनुस्मृति जो हमारे देश में लागू थी, पीढ़ियों से लागू थी, सदियों से लागू थी, उसके जो भी तथ्य बदलने का कोशिश अंग्रेजों ने किया उसका जबरदस्त विरोध हुआ। इसलिए 1857 की क्रांति के बाद उन्होंने कहा कि आप स्वतंत्र रूप से अपनी अपनी गतिविधियां करो, और धर्म और राजनीति को उन्होंने अलग अलग कर दिया। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण तथ्य, यही युग बदला साथियों, जिसको हमको ध्यान रखने की आवश्यकता है। जो हमारे देश का अनेकता में एकता वाला कॉन्सेप्ट है, ये भी अंग्रेजों की समझ में आ गया था। वो सबको स्वतंत्रता दी कि आप अपने हिसाब से अपनी इस चीज को मेंटेन करो, अपनी संस्कृति को मेंटेन करो। फिर उन्होंने संस्कृतियों को खत्म करना जो है रोक दिया था। एक तरीके की जो व्यवस्था, उनको फिर जितना जरूरी था, जैसे अंग्रेजी पढ़ाना जरूरी थी तो उन्होंने अंग्रेजी पढ़ाई, मगर अंग्रेजी के साथ में बाकी चीजें भी पढ़ाई, जो उनकी क्षेत्रीय भाषा थी, जो उनका क्षेत्रीय कल्चर था, उसको भी उन्होंने टूटने नहीं दिया। तो यहाँ से अनेकता में एकता का सिद्धांत लागू हुआ, और यहाँ से धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र का सिद्धांत लागू हुआ कि राष्ट्र अलग और धर्म अलग। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण तथ्य है जिसको हमको ध्यान रखने की आवश्यकता है साथियों। अब यहाँ से साथी दो चीजें अलग अलग समझना है। एक तो समाज सुधार कार्यक्रम चल रहे थे, हमारे देश के लोग आंदोलन कर रहे थे,
अब सत्ता अंग्रेजों के हाथ में थी, सो अंग्रेज जो है उस समाज सुधार के लिए कानून बना रहे थे। तो ये था जो समाज परिवर्तन वाली प्रक्रिया, इस तरीके से वो समाज सुधार करने की कोशिश कर रहे थे। दूसरा जो था वो आर्थिक परिवर्तन था। साथियों, अंग्रेज क्या है, जो भूमि बंदोबस्त के कानून है उसके अंदर परिवर्तन ला रहे थे धीरे धीरे। और जो ये रैयतवाड़ी बंदोबस्त व्यवस्था थी, इसके अंदर क्या था कि किसान से डायरेक्ट लगान अंग्रेज लेते थे। तो इस समय आर्थिक परिवर्तन क्या हुआ कि अंग्रेज डायरेक्ट जनता को, किसान को, ग्रामीण को सीधी जमीन अलॉट करते थे। मगर इससे एक परिवर्तन क्या हुआ कि जो मनु स्मृति थी, मनुवादी व्यवस्था में जो शूद्र थे, पिछड़े वर्ग की जातियां थी, जो मेहनत कश वर्ग था, किसान थे, उनको जमीन रखने का अधिकार नहीं था। तो यहां से ये व्यवस्था जो शुरू हुई, इसमें डायरेक्ट किसान को जमीन मिली। तो इसमें जो दलित थे, जो पिछड़ा वर्ग की जातियां थी, उनको भी जमीन दी अंग्रेजों ने। तो यहां से आर्थिक परिवर्तन भी शुरू हुए। ये बहुत ही महत्वपूर्ण बात है जिसको हमको ध्यान रखने की जरूरत है। अब साथियों, 1773 में अंग्रेजों का पहला रेगुलेटिंग एक्ट आया था और उसके बाद से रेगुलेटिंग एक्ट में जो यहाँ पे जो गवर्नर जनरल नियुक्त किया गया था, उसको ये पावर दिए गए थे कि वो यहाँ के लिए कानून बनाएगा। तो उसने कुछ नियम बनाए। 1795 में बंगाल अधिनियम जो था, उसका नियम 21 के तहत नवजात शिशु वध पर रोक लगाई गई। ये नवजात शिशु वध क्या था? राजाशाही व्यवस्था में जो बच्चियां होती थीं, बच्चियों को मार देते थे। तो इस तरीके से जो शिशु वध करने की जो परंपरा थी, उसको कानूनी रूप से अंग्रेजों ने इसको रोकने का जो है कानून बनाया। उसके बाद से 1804 में उसको ये कानून बनाया कि जो भी शिशु वध करेगा तो उसके ऊपर वही दंड लगेगा जो किसी बड़े आदमी का वध करने का दंड है। तो 1804 से पूर्ण रूप से इसको खत्म करने का काम किया गया। इसके साथ ही साथियों 1870 से पंजीयन का व्यवस्था बनाया कि जो बच्चे पैदा होंगे उसका पंजीयन होगा। निगरानी बनाई कि बच्चों को कोई मार ना पाए, जन्म रिकॉर्ड, ये सारा जो है 1870 में अंग्रेजों ने कानून बना करके इस पूरी बच्चों वाली जो व्यवस्था है, परिवार वाली, यहाँ से फिर जनसंख्या गिनती भी शुरू हुई यहाँ से। तो ये पूरी व्यवस्था अंग्रेजों ने यहाँ से 1870 से विधिवत इसको शुरू किया था। साथ 1795 में जो जैसे मैंने बताया था रैयतवाड़ी जो व्यवस्था थी, उसी तरीके से 1795 में शूद्रों को ये अधिकार दिया गया कि वो संपत्ति रख सकते हैं। पहले क्या था मनुस्मृति में कि शूद्रों को संपत्ति नहीं रखना, संपत्ति का अधिकार शूद्रों को नहीं था। शूद्रों में सारी पिछड़ा वर्ग की जातियां आती हैं, 3 जाति छोड़ के सारे शूद्र हैं, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, ये 3 छोड़ करके सारे शूद्र हैं, ये ध्यान रखना है। तो शूद्रों को संपत्ति रखने का अधिकार नहीं था, तो यहाँ से संपत्ति रखने का अधिकार मिला। ये एक बड़ा परिवर्तन था। और वो रैयतवाड़ी जो है लगान व्यवस्था से जमीन का अधिकार मिला। ये बड़ा परिवर्तन था जो इस समय हुआ। साथी 1773 का जो रेगुलेटिंग एक्ट था, उसमें एक न्यायालय का गठन किया गया था और इस न्यायालय के अंदर जो धार्मिक मामले हैं, न्याय मामले हैं, सामाजिक मुद्दे हैं, उस पर न्याय देने की व्यवस्था की गई थी। और न्याय की व्यवस्था में जो महत्वपूर्ण तथ्य है कि समान न्याय की व्यवस्था शुरू की अंग्रेजों ने। कि अंग्रेजों के यहाँ जाति व्यवस्था थी नहीं, हमारे यहाँ वर्ण व्यवस्था में क्या था कि वर्ण व्यवस्था के अंदर जातियों के आधार पर दंड थे। अगर शूद्र ने कोई गलत काम कर दिया, उसका दंड बहुत तगड़ा था। वही गलत काम ब्राह्मण ने कर दिया तो उसको दंड बहुत कम था। तो जाति आधारित जो दंड व्यवस्था थी उसको खत्म करके समान तरीके की दंड व्यवस्था लागू करने का कोशिश ये 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट में अंग्रेजों ने किया और इसका जबरदस्त विरोध हुआ। जो भी राजा थे, जो भी ब्राह्मणवादी दर्शन के लोग थे, अंग्रेजों का इसका बहुत ही जबरदस्त विरोध झेलना पड़ा। तब कि उन्होंने कानून बना दिया, मगर एकदम से ये खत्म नहीं हुआ कि कानून बन गया और वो सब लागू हो गया। ये अभी तक हमारे यहाँ छुआछूत की व्यवस्था है, मगर ये कानून बनके यहाँ से कहा गया कि समान कानून व्यवस्था होगी। मगर समान कानून व्यवस्था का अधिकार मिला नहीं, मगर कहा शुरुआत तो हुई
किसी चीज को करने के पहले कहना पड़ेगा ना, यही शुरुआत होती है। समान न्याय व्यवस्था की जो व्यवस्था है वो यहाँ से साथी लागू हुई। 1813 का जो राजपत्र था उसमें बहुत ही एक महत्वपूर्ण तथ्य था, वो था शिक्षा व्यवस्था। शिक्षा के लिए इसमें 1 लाख साल का बजट दिया गया था और स्कूल खोलने के लिए कहा गया था। और स्कूल क्यों खोलने के लिए कहा गया था कि अंग्रेजों को अब काम करने के लिए आदमी चाहिए थे। और शिक्षा व्यवस्था जो बनी उसमें शिक्षा का अधिकार सबको मिला। मनुस्मृति के अंदर जो व्यवस्था थी शिक्षा की, उसमें क्या था, ब्राह्मण की शिक्षा व्यवस्था अलग थी, क्षत्रिय की शिक्षा व्यवस्था अलग थी, वैश्य की शिक्षा व्यवस्था अलग थी, और शूद्र जो था उसको शिक्षा का अधिकार नहीं था। और दूसरा पक्ष कौन था, महिला। महिला, ब्राह्मण की महिला हो चाहे क्षत्रिय की महिला हो चाहे वैश्य की महिला, महिला को पढ़ने का अधिकार नहीं था, किसी भी महिला को पढ़ने के अधिकार नहीं था। अब यहां से क्या हुआ कि स्कूल जो चालू हुए उसमें समान शिक्षा, सबको शिक्षा का अधिकार मिला। तो ये बहुत बड़ा पॉइंट था, बहुत बड़ा बदलाव था, यही एक बदलाव था। यहां से लोगों को, आम जनता को शिक्षा का व्यवस्था का शुरू हुआ। तो इसका भी जो हमारे यहाँ के ब्राह्मण है, क्षत्रिय है, उन्होंने भयंकर विरोध किया। ब्राह्मणों ने खासतौर से विरोध किया और बड़े संख्या में हम आज भी देखते हैं कि दलितों को स्कूल में समान बराबर पे बैठने नहीं देते। गांव में अभी भी स्कूलों में हालत है कि दलितों को अलग बिठाते, साथ में खाना नहीं खाने देते। तो आज तक ये व्यवस्था है। तो उस समय जब शुरू हुआ तो लोगों ने माना नहीं उसको, मगर इसकी शुरुआत यहाँ से हुई थी। ये युग पर बदला था जिसको हमको समझने की आवश्यकता है। 1817 में अंग्रेजों ने नागरिक संहिता बनाई, तो समान नागरिक संहिता थी जिसमें हर देश के हर नागरिक को समान अधिकार पाने का अधिकार प्राप्त हुआ। तो मनुस्मृति की जो राजाशाही की पुरानी क्या व्यवस्था थी कि इनको जो है शूद्रों को जमीन का अधिकार नहीं है, संपत्ति रखने का अधिकार नहीं है, इनको कपड़े रखने का अधिकार नहीं है, इनको मूछें रखने का अधिकार नहीं है, इनको सेवा करनी है। तो ये जो सब पूरे अधिकारों से वंचित रखा था, ये समान नागरिक संहिता बनने के बाद से एक रास्ता खुला कि यहाँ से सबके अधिकार बराबर होंगे। तो ये रास्ता शुरू खुला, तब कि इसको माना नहीं। और इसके बारे में भी बहुत ही तगड़ा विरोध हुआ, जिसमें कहा गया कि सारे नागरिक समान नहीं हो सकते, एक शूद्र और एक ब्राह्मण समान नहीं हो सकता है। तो ये जो जाति आधारित वर्ण व्यवस्था थी, इसके हिसाब से समानता का तो सवाल ही नहीं था, मगर यहाँ से एक समानता की, समान नागरिक अधिकारों की चर्चा शुरू हुई, जो कानून 1817 में अंग्रेज लेकर के आए थे। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण तथ्य है, इसी को हम कहते हैं कि यहाँ से युग बदला। ये मेरे को ऐसा लग रहा है कि जो समान नागरिक संहिता इसी परिप्रेक्ष्य में, संदर्भ में बनी होगी ये, क्योंकि 1818 में एक महार सेना बनी थी। महार सेना कौन थी, ये सारे इसमें दलित थे महाराष्ट्र के, और महार सेना पेशवाओं के खिलाफ लड़ी थी, मराठाओं के खिलाफ लड़ी थी। तो महार सेना अंग्रेजों के साथ थी और अंग्रेजों के साथ मिलकर के उन्होंने मराठाओं को हराया। तो ये कितना ज़्यादा अंतर था कि सेना में भी शूद्रों को, जो दलित थे, उनको भर्ती होने का अधिकार नहीं था। सेना में केवल ब्राह्मण क्षत्रिय ही भर्ती होते थे। तो ये जो एक व्यवस्था थी, ये समान नागरिक संहिता के बाद से ये परिवर्तन आया कि अंग्रेजों ने कुछ शूद्रों को भी सेना में लेना शुरू किया। इसके पहले सेना में शूद्रों की कहीं भी भर्ती का जिक्र नहीं है, भर्ती का अधिकार नहीं था। तो ये हमको ध्यान रखना है। नागरिक संहिता के बाद ये परिवर्तन हुआ। एक बुरी परंपरा थी महिलाओं का शुद्धिकरण। ये शुद्धिकरण के नाम पे ब्राह्मणों ने और राजाओं ने, खासतौर से ब्राह्मण और क्षत्रिय ने, जो जाति के लोग थे उस समय, इन्होंने बहुत ही ज़्यादा अत्याचार महिलाओं के साथ किए। ये शुद्धिकरण क्या है, ये नस्ल वाला जो था, आर्य की नस्ल वाला, मैं अभी आगे इस नस्ल के बारे में पढ़ाऊंगा। जो ब्राह्मण है कहते हैं कि हम शुद्ध नस्ल के लोग हैं। आज भी ये आर्य और नस्ल वाला जो है, आज भी कॉन्सेप्ट आरएसएस लोगों को समझाता है। तो ब्राह्मण आर्य के नस्ल के हैं, शुद्ध नस्ल के हैं। तो ये नस्ल वाला जो जहर था, इसके कारण से ये ब्राह्मण हमेशा शुद्धिकरण अभियान चलाते थे। शुद्धिकरण अभियान का मतलब ये था कि जो शूद्र है या ओबीसी की जो जातियां नीचे के थी, इनकी जो भी महिला है
वो शादी होके आती थी तो उसके साथ 3 रातें वो ब्राह्मण के साथ उसको बिताना पड़ती थी। सीधा कहने का आशा ये था कि इसका जो पुत्र पैदा होगा, जो पहला बच्चा पैदा होगा, वो ब्राह्मण से पैदा होगा, वो ब्राह्मण का होगा। तो इससे वो कहते थे कि इससे जो नस्ल, अगली नस्ल हुई है, क्योंकि वो ब्राह्मण से पैदा हुई है, शूद्र से पैदा नहीं हुई है, इसलिए वो नस्ल अच्छी होगी, ताकतवर होगी। तो ये था ब्राह्मणों का शुद्धिकरण अभियान। तो इस शुद्धिकरण अभियान से बहुत अत्याचार किए राजाओं ने, ब्राह्मणों ने। तो ये 1819 में जो शुद्धिकरण वाला जो मुद्दा था, इस पर भी अंग्रेजों ने रोक लगाई कि ऐसा शुद्धिकरण करने की जरूरत नहीं है, ये गलत परंपरा। इस परंपरा को भी अंग्रेजों ने रोका कि ये ठीक नहीं है। उसके बाद से फिर ये परंपरा तुरंत तो नहीं रुकी, मगर काफी समय यहाँ से शुरुआत, वर्ण व्यवस्था और ब्राह्मणवादी दर्शन के अंदर इतनी ज्यादा कुप्रथाएं हैं, इतनी ज्यादा ये मतलब बहुत ही दर्दनाक व्यवस्था रही है। जो शूद्र थे, जो जनता थी, मेहनत कश जनता थी, उसका बहुत ही जबरदस्त शोषण किया, बहुत ही जबरदस्त, शारीरिक रूप से, आर्थिक रूप से, मानसिक रूप से, धार्मिक रूप से कोई रूप नहीं बचा जिसमें शूद्रों का शोषण नहीं किया। मनुस्मृति के जो राज व्यवस्था, राजाशाही राज व्यवस्था थी, ये हमको ध्यान रखने की आवश्यकता है। 1829 में सती प्रथा पर रोक लगाई। सती प्रथा के बारे में भी साथी हमको समझना है। सती प्रथा एक कलंक था हमारे देश के लिए, जिसको राजाशाही व्यवस्था ने पैदा किया अपने शान के खातिर। सती प्रथा का शुरुआत कहां से हुआ? जब एक राजा दूसरे राजा पे हमला करता था और हमला करने के बाद से उसको जीत लेता था या राजा को मार देता था, उसके बाद से उसकी जो रानी होती थी, उसकी जो बच्चियां होती थी, उसको पकड़ के लाते थे और उसके साथ दुराचार करते थे, उसके साथ तरह तरह से यातना देते थे उसको। जिस कारण से यह शुरू हुआ कि यदि राजा मरता है तो फिर रानी को भी अपनी जान दे देनी है। तो इसमें 2 सती प्रथा थी, एक जौहर प्रथा थी। जौहर प्रथा युद्ध के लिए थी कि युद्ध में लड़ते लड़ते यदि वो मर गया राजा, तो रानी को अपने आग में कूद करके प्राण त्याग देने हैं, मतलब बचना नहीं है। और सती प्रथा क्या थी कि कोई बीमारी से मर गया, नॉर्मली मर गया राजा, तो उसकी स्त्री को उसके पति के साथ जिंदा जल जाना है। तो ये सती प्रथा पैदा कहां से हुई? राजाशाही व्यवस्था के शान के खातिर। यह समझे राजाशाही व्यवस्था का ये अव्यवस्था थी जिसके कारण से सती प्रथा शुरू हुई, और बाद में इसको क्या किया कि धर्म से जोड़ दिया। हमें याद है बचपन में हम जब छोटे छोटे थे तब कोई बोलता फलाने गांव में सती हो गई, ढिकाने गांव में मंदिर है सती का, और ये कहा जाता उसमें सत्य आ गया। सत्य आ गया मतलब उसकी पत्नी में सत्य आ गया। अरे वो अंदर उसको बंद कर दिया तो उसकी जो कुंडी थी वो अपने आप खुल गई, सत्य आ गया। और सत्य आने के बाद वो भागते हुए जाके उसकी जलती हुई चिता में घुस जाती थी, और उसके बाद से जो है ढोल बजाते थे, और जो जिसमें सत्य नहीं आया उसको ले जाके उसको जबरन उसको उसमें डाल देते थे उसकी चिता में, या उसको जबरन लिटा देते थे। और उस समय ढोल बजाते थे, वो ढोल इतने तेज बजाते थे कि चीखती थी, चिल्लाती थी, और जैसी आग में डालोगे आप तो जलेगी तो चिल्लाएगी, और थोड़े समय बाद वो शांत हो जाती थी क्योंकि वो उसकी जान निकल जाती थी। तो ये सती प्रथा जो थी, राजाशाही व्यवस्था की जो कुप्रथा थी, इस्लाम आने के बाद से जौहर प्रथा बड़ी तगड़े तरीके से हुई। क्यों? खासतौर से जो राजपूत राजा थे वो अपनी महिलाओं को शान समझते थे, और उसी शान के खातिर महिलाओं को मार देते थे। राजा मरने के पहले महिलाओं को मार देते थे। ऐसी भी घटना है कि अगर उनको लगा कि इस्लामिक किसी राजा ने आक्रमण किया है, उनको लगा कि अब हम हार रहे हैं, तो सबसे पहले वो अपनी औरतों को मारते थे, खुद मरने के पहले औरतों को मारते थे। तो ये राजाशाही व्यवस्था का बहुत ही दर्दनाक पहलू था जो सती प्रथा। उसके लिए राजा राम मोहन राय ने बड़ा आंदोलन चलाया था समाज सुधार में के आंदोलन के इसमें, जिसके कारण से राजा राम मोहन राय और बाकी लोगों ने मिलकर के, अंग्रेजों ने मिलकर के 1829 में सती प्रथा के विरुद्ध में कानून बनाया और सती प्रथा को रोकने का काम किया। तो ये भी बहुत बड़ा सामाजिक परिवर्तन था, और इसमें भी विरोध हुआ। मैं आपको बता दे रहा हूं, जितने भी तरीके की कुप्रथाओं को रोका गया,
उस समय समाज में बहुत सारे ऐसे लोग थे जो उन व्यवस्थाओं को सही मानते थे, उन व्यवस्थाओं को खिलाफ लड़े। जब ये व्यवस्था रोकी गई तो अंग्रेजों से भी लोग लड़े, जो समाज सुधार करने वाले थे उनसे भी लोग लड़े। मगर ये समय था, हमारे देश की जनता इतनी समझ नहीं थी, विकास नहीं हुआ था, तो ये सारा था सती प्रथा पे इसके बाद रोक लगाई गई साथियों। 1830 में एक नरबलि पे रोक लगाई गई। नरबलि क्या थी? वो देवताओं के सामने, उसके सामने मनुष्य की बलि चढ़ा देते थे। और ये अभी भी हम देखते हैं कि कई बच्चियों की बलि चढ़ा देते हैं। ये जो अभी आज भी जो बाबा बैरागी हैं, जादू टोने वाले हैं, आज भी मनुष्य की बलि चढ़ा देते हैं। तो ये उस समय नरबलि घोषित रूप से चढ़ाई जाती थी। तो इस नरबलि को भी रोका गया, अंग्रेजों ने कानून बना के 1830 में इस पर रोक लगाई गई। इसके बाद साथियों 1833 का जो चार्टर लेके आए थे अंग्रेज, उसके अंदर उन्होंने ये प्रावधान लेके आए थे कि जो भी हमारे यहाँ नौकरी हैं या काम है जो उनको आदमी लग रहे थे, क्योंकि 1833 में सारे विदेशी ब्रिटेन के पूंजीपति हमारे देश में आ गए थे। 1813 के चार्टर से शुरू हुए थे, मगर 1833 तक बड़ी संख्या में पूंजीपति हमारे देश में आ गए थे। तो उनको आदमी चाहिए थे, काम करने वाले लोग चाहिए थे। स्कूल खोले गए थे 1813 में, मैंने बताया। तो इसके बाद से उन्होंने कहा कि जो भी हमारे पास रोजगार हैं, जो भी चीज़ें हैं, वो सारे लोगों को हम बिना भेदभाव के देंगे, जिसमें अंग्रेजों के प्रदेशों में रहने वाले भारतीयों को धर्म के आधार पर, रंग के आधार पर, वंश के आधार पर, जन्म स्थान के आधार पर कोई भी भेदभाव नहीं किया जाएगा। उसकी योग्यता के अनुसार उसको उस पर नियुक्ति दी जाएगी या उस काम करने का अवसर दिया जाएगा। बहुत ही एक बड़ा चेंज था, क्योंकि योग्यता के आधार पर काम, ये मनुस्मृति में नहीं है। मनुस्मृति में जाति के आधार पर काम की व्यवस्था थी, राजाशाही व्यवस्था में जाति के आधार पर काम की व्यवस्था थी। तो यहां से एक बहुत बड़ा परिवर्तन हुआ कि योग्यता के आधार पर हम काम देंगे, ये अंग्रेजों ने घोषणा की थी। बहुत बड़ा एक युग बदला यहाँ से। ये युग बदलने वाले तथ्य हैं जिससे हमारी भारत की संरचना बदली, समाज का एक संरचना बदला। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण तथ्य है जिसको हमको ध्यान रखने की जरूरत है। और ये विधि आयोग का काम क्या था कि जो है भारत देश के अंदर जो लोग हैं, जो व्यवस्था, उसके लिए कानून कैसे बनाए जाए, कैसे सारी कुप्रथाओं को रोक करके कानून में बांधा जाए। तो उसके लिए विधि आयोग का गठन किया गया 1833 के चार्टर में। तो यहाँ से एक समाज की संरचना को, कुरीतियों को बांध के एक नई समाज की संरचना को बनाने का काम अंग्रेजों ने साथी शुरू किया था। यहाँ से और इसी चार्टर में एक विधि आयोग बनाने की घोषणा की और 1834 में ये विधि आयोग बनाया गया, जिसका जो है पहला अध्यक्ष था मैकाले। इसने जो है जो विधि आयोग बना, इसका अध्यक्ष बना और इसने फिर जो है सारी कानून व्यवस्था बनाने का, ये इतिहासकार था, कवि था, बुद्धिजीवी व्यक्ति था ये ब्रिटेन का मैकाले। तो इसने फिर समाज की सारी संरचना को बांधने के लिए काम किया। इसने जो हमारा भारतीय दंड संहिता है वो 1870 में लागू हुआ, मगर उसकी पांडुलिपि इसी ने बनाई थी, मैकाले ने, जिसके अंदर उसने समान दंड की व्यवस्था लागू की थी। जो मनुस्मृति में जाति आधारित दंड की व्यवस्था थी उसको तोड़ करके समान दंड की व्यवस्था को लागू